लोगों के लिए जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है मिराज। और मूवी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा और हाँ, दिमाग का दही बनाने वाली है। तो मूवी को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना आपके लिए मूवी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको एक घर दिखाया जाता है। ये जो टाइम होता है ना, वो 1989 का होता है। अब हमको एक 8 साल का लड़का यानी निको दिखाया जाता है, जो इस घर में सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहता है। बाहर हमको काफ़ी ज़्यादा बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है, यानी कि बाहर मेनली स्ट्रॉम आया होता है। और इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉम होता है ना, वो वही आगे चल के मूवी में मेन रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो निको होता है उसको गिटार प्ले करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, तो इसलिए निको गिटार प्ले करते हुए अपने टीवी और रिकॉर्डर के थ्रू अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको गिटार प्ले करने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, तो ऐसे ही इसके पास अपनी रिकॉर्डिंग्स की काफ़ी ज़्यादा टेप्स होती हैं। लेकिन तभी निको को अपने जो सामने वाले घर यानी कि अपनी पड़ोसी के घर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आती है, जिससे निको चेक करने के लिए उनके घर में चोरी छुप के घुस जाता है। लेकिन जैसे ही निको घर के अंदर एंटर करता है, उसको अपनी आंटी यानी मिसेस वीश की लास्ट फ्लोर पर पड़ी हुई दिखाई देती है। और वहीं साथ में उस घर के ओनर यानी कि एंजल प्रीतो, जो मिसेस वीश के हस्बैंड भी थे, वो दिखाई देते हैं हाथ में चाकू लिए, जिसे देखकर निको काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराहट के मारे ही वो घर के बाहर भागता है। लेकिन जैसे ही निको घर के बाहर पहुंचता है, एक कार उसे ठोक देती है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो जो ये मर्डर मिस्ट्री होती है ना, इसको ना मूवी के बिल्कुल एंड में जाके सोल्व किया जाता है, जिससे मूवी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो इसको मैं बाद में सोल्व ना करके अभी सोल्व कर देती हूँ, ताकि हम आगे चल के ये मूवी को समझने में हमारी मदद करें। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि एंजल प्रीतो के घर के सामने एक माँ और बेटा रहते हैं, बेटा एतर और उसकी मॉम क्लारा। और एंजल का अफेयर चल रहा होता है अपनी पड़ोसन यानी कि क्लारा के साथ। अब जैसे ही एंजल की वाइफ यानी कि मिसेस वीस जब अपने घर से बाहर काम के लिए जाती थी, तो एंजल क्या करता था, कॉल करके क्लारा को अपने घर पर बुला लेता था और दोनों भाई मजे करते थे, रंगरेलियाँ बनाते थे। तो इन दोनों पर एक दिन मिसेस वीस को शक हो जाता है, तो वो इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने हस्बैंड यानी कि एंजल से झूठ बोलते हैं कि आज इसको काम है, वो आज घर पर नहीं आएगी। तो एंजल वही करता है, क्लारा को कॉल करता है और उसे घर पर बुलाता है। यहाँ पर मिसेस वीस की एंट्री होती है और वो इन दोनों को रंगे हाथ घोड़े दौड़ाते हुए पकड़ लेती है। अब ये सारा सीन देख के तो मिसेस वीज हाइपर हो जाती हैं, वो चाकू लेकर क्लारा के पीछे पड़ जाती हैं। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच क्या है, हाथापाई शुरू हो जाती है और धोखे से क्लारा ही मिसेस वीज को स्टैप कर देती है और नीचे गिरकर तुरंत उनकी मौत हो जाती है। और एंजल चाकू क्लारा के हाथ से ले लेता है और इसी पॉइंट पर निको वहाँ आ जाता है और वही सब होता है कि जल्दबाजी में उसको एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजल होता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ना तो वो अपनी वाइफ को मरते हुए देखना चाहता था और ना ही निको को। और उसने सोचा था कि एक दिन वो अपनी वाइफ को सब बता देगा उसके अफेयर के बारे में, पर आज के दिन जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और उसी दिन सबने एंजल के हाथ में चाकू देख लिया होता है, तो इसको पुलिस वाले ले जाते हैं और आगे जाकर वह अपनी वाइफ और निको की मौत के गिल्ट में जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। अब हम दोबारा पहले वाले सीन पर आते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि निको की डेथ हो गई थी। तो अब यहाँ से जो सीन होता है ना, वो 25 साल बाद यानी कि 2014 पर शिफ्ट होता है। अब हमको यहाँ पर एक छोटी प्यारी सी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल होते हैं डेविड और वेरा, और उनकी बेटी होती है प्यारी सी ग्लोरिया, जो कि एक जगह से अपने इस नए घर में शिफ्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो ये घर होता है वो 1989 वाले निको का ही होता है। अब एक शाम इन दोनों यानी कि डेविड और वेरा को निको की कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स, वही टीवी और रिकॉर्डर मिलता है, तो ये तीनों बैठकर निको की रिकॉर्डिंग्स को देखने लगते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही तूफान चल रहा था जैसे कि 1989 में आया था। और नेक्स्ट सीन में तभी पुराने वाले कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, यानी कि एतर और उसकी मॉम क्लारा। एतर बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था निको का, और आपको याद है ना कि क्लारा और जो एंजल प्रीतो है उनका अफेयर चल रहा था, और ये बात उस समय किसी को पता नहीं चली थी। और ये जो दोनों होते हैं ना, वो सेम अपने उसी घर में रह रहे होते हैं, यानी कि 1989 में ये पड़ोसी हुआ करते थे निको के, और 2014 में ये पड़ोसी हैं डेविड और वेरा के। तो मूवी को आगे एक्सप्लेन करने से पहले हम इन कैरेक्टर्स की हिस्ट्री को जान लेते हैं। जब वेरा सिंगल थी तो वो न्यूरो सर्जन बनने की पढ़ाई कर रही थी, जो कि उसका सपना भी था। ऐसे ही रोज वो ट्रेन से ट्रैवल किया करती थी, और एतर जस्ट इसके सामने वाली सीट पर बैठा करता था, जो कि वेरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था।
अब धीरे धीरे इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है और बाद में ये दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन ये दोनों मूवी देखने का प्लान बनाते हैं जिसमें जो एथर होता है वो अपने फ्रेंड डेविड से वेरा को मिलवाता है। अब डेविड और वेरा को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एथर बेचारा दोस्त बनकर ही रह जाते हैं, यानी बेचारे का कट गया। डेविड और वेरा बाद में जाके शादी कर लेते हैं जिससे इन दोनों को ग्लोरिया होती है और शादी और ग्लोरिया की वजह से वेरा अपने न्यूरोसर्जन बनने के जो सपने को सेक्रीफाइस कर देती है और एक नर्स बनकर ही खुश रहती है। सो अब हम दोबारा मूवी के प्लॉट पर आते हैं। अब एथर और वेरा अच्छे दोस्त होने के साथ साथ अब पड़ोसी भी बन चुके थे। तो वेरा एथर और उसकी मॉम यानी कि क्लारा को डिनर पर इनवाइट करती है और डिनर के टाइम जो वेरा होती है वो एथर को निको की टेप्स रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताने लग जाती है। तो एथर बताता है कि निको उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और 1989 में कैसे उसकी डेथ हुई। और जैसे ही एथर एंजल के बारे में बताने लगता है कि उसने कैसे अपनी वाइफ का मर्डर किया, तो यहाँ पर जो क्लारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा एथर पर भड़क जाती है। अब मूवी में इस समय तो हमको पता नहीं होता कि वो ऐसे रिएक्शन क्यों दे रही थी, लेकिन जब हम मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता है कि उनके ऐसे जो रिएक्शन है वो देना लाजमी था, क्योंकि जो मर्डर है वो एंजल ने नहीं बल्कि क्लारा ने किया था। खैर, अब रात में डेविड एंजल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो वहीं पर उसको वही सेम न्यूज़ उसको पढ़ने को मिलती है जो कि एथर ने उनको बताई थी। लेकिन एक न्यू चीज़ वहाँ पर वो देखता है कि एंजल ने बयान दिया था कि अगर उसको अपनी वाइफ के मर्डर में पकड़ा ना जाता, यानी कि कैसे भी करके वो अगर बच जाता, तो वो अपनी वाइफ के टुकड़े टुकड़े करके उसे अपने बुचर हाउस में दफना देता। यानी कि जो एंजल था वो प्रोफेशन से एक बुचर था। लेकिन तभी वेरा को डेविड की पॉकेट से एक माचिस की डिब्बी मिलती है जिससे वेरा को लगता है कि डेविड ने शायद दोबारा से स्मोकिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो डेविड होता है वो एक जोक बताकर उस माचिस की डब्बी को बाहर खिड़की से गार्डन में फेंक देता है। रात में कहानी में इस पॉइंट से ट्विस्ट आना शुरू हो जाता है। रात में अचानक से वेरा की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि निको का वही टीवी अपने आप चल रहा होता है। जैसे ही वो टीवी को टच करती है तो निको की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है कि इस टीवी में जब तक आप टेप नहीं लगाओगे तो ये चलता नहीं है। तभी वेरा चेक करती है कि निको की जो सारी टेप रिकॉर्डिंग्स थी वो तो बाहर थी। तो जो टीवी में हमको अभी निको दिखाई दे रहा है वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी बल्कि यह लाइव था। यानी 1989 वाला निको हमको अभी लाइव दिखाई दे रहा होता है। अब वेरा ये सारा सीन देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। तभी वेरा टीवी के ऊपर रखे रिकॉर्डर को ऑन करती है तो सेम अब निको भी वेरा को देख पा रहा होता है, बिल्कुल लाइव। अब यहाँ पे ये जो टीवी और कैमरा होते हैं वो दो टाइमलाइन को जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, यानी कि 2014 की टाइमलाइन और 1989 की। अब ये दोनों आपस में बात भी कर पा रहे होते हैं जैसे बिल्कुल लाइव चैटिंग की तरह। अब इस लोचे का कारण मूवी में ये बताया गया है कि जो बाहर तूफान चल रहा होता है, जैसे हमको पता है कि 1989 में भी वैसा ही तूफान था और 2014 में भी वैसा ही तूफान चल रहा होता है। तो ये तूफान होता है ना, वो एक वार्म होल क्रिएट कर देता है जिससे टीवी और जो रिकॉर्डर होते हैं वो दो टाइमलाइन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब वेरा निको से बात करती है और ऑब्वियस है निको थोड़ा सा डर जाता है। तभी निको को अपने पड़ोस से लड़ाई की आवाज़ें आने लग जाती है। यह वही सीन होता है जब एंजल, क्लारा और उसकी वाइफ आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी वेरा को रियलाइज़ हो जाता है कि यह तो वही टाइम है जब निको एंजल के घर जाएगा और एक्सीडेंट से मर जाएगा। तो यही बात वो निको को समझाती है कि अपने पड़ोसी के घर पे मत जाना। लेकिन निको तब भी वेरा की बात नहीं मानता और अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन जिस कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो कार उसके सामने से निकल जाती है क्योंकि वो वेरा की बात सुनने लग गया था, जिससे वो थोड़ा लेट हो गया और उसका एक्सीडेंट होने से बच गया। यानी अगर आप समझें तो वेरा ने एक तरफ से अपनी निको की जान बचा ली होती है जिससे वो मरने वाला था। तो यहाँ से अब हमको मूवी में दिखाया जाता है कि जब निको एंजल के घर गया था और मर गया था तो इससे क्रिएट होती है हमारी फर्स्ट टाइमलाइन। वहीं 2014 में वेरा ने निको से कांटेक्ट करके उसकी जान बचा ली जिससे उसकी डेथ नहीं हुई, तो यहाँ से क्रिएट होती है सेकंड टाइमलाइन। अब आपको पता ही होगा जब पास्ट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसका असर हमारे फ्यूचर पर भी जरूर पड़ता है। यानी निको के नहीं मरने से सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हुई जिससे इन दोनों के फ्यूचर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब क्या इफेक्ट पड़ा हमको आगे पता चलता है। तो अब होता यहाँ यह है कि हमको वेरा को दिखाया जाता है जो कि सेकंड टाइमलाइन में न्यूरोसर्जन होती है। हमको पता है कि वो फर्स्ट टाइमलाइन में न्यूरोसर्जन नहीं थी और वो ग्लोरिया के स्कूल जाती है जिससे उसको पता चलता है कि उसकी तो कोई बेटी ही नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइमलाइन में जो डेविड से उसकी शादी ही नहीं हुई थी। और वो डेविड के ऑफिस जाती है जिससे उसको पता चलता है कि जो डेविड है वो तो ऑलरेडी एंगेज्ड है।
डेविड तो उसको जानता तक भी नहीं है। तो यहाँ से जो मूवी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, दिमाग का बिल्कुल ना दही कर देती है। तो मैं अभी मूवी के अकॉर्डिंग ना चल के आपको प्लॉट वाइज बताती हूँ कि कैसे किसकी लाइफ पे कितना असर पड़ा। तो अभी हम 2014 को है ना वो साइड में रखते हैं और 1989 की बात करते हैं। सेकेंड टाइमलाइन में जो निको की मौत होती है वो टल जाती है, तो निको एंजल के घर जाता है और इसी समय जो एंजल होता है वो कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। अब जो एंजल होता है उसने अपनी वाइफ की जो बॉडी है वो उठाकर बाथरूम में छुपा दी होती है और यह सब जो निको होता है वो देख लेता है। निको एक डोर ओपन करता है जिसमें क्लारा का पासपोर्ट होता है। बेसिकली एंजल और क्लारा का जो प्लान था वो ये होता है कि इस जगह को छोड़कर वो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन तभी जो एंजल होता है वो दोबारा घर में एंट्री करता है। निको वहीं बेड के नीचे छिप जाता है और एंजल अपनी वाइफ की बॉडी के टुकड़े करके उसे बैग में भर कर अपने बुचर हाउस में दफना देता है और यही सारा कांड अपनी आंखों के सामने निको देख चुका था। तो वो यह सब जाकर अपनी मॉम को और पुलिस वालों को बता देता है, लेकिन निको एक 8 साल का लड़का होता है, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है क्योंकि पहला उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, सेकंड निको ने अपनी इस बात को फ्यूचर वाली आंटी के साथ जोड़ दिया होता है कि कैसे एक फ्यूचर वाली आंटी ने उसकी जान बचाई। अब उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। वहीं क्लारा और जो एंजल होते हैं दिखाया जाता है कि वो दोनों ये जगह छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। अब निको रोज टीवी के सामने बैठकर फ्यूचर वाली आंटी का इंतजार करता, पर कोई भी रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता है। लेकिन तभी निको को एक बात याद आती है कि जब फर्स्ट टाइम उसका वेरा से कॉन्टेक्ट हुआ था तो उसने वेरा के रूम में जेल पेनेडो रेलवे स्टेशन का बोर्ड देखा था। निको डेली उस रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर बैठा रहता था जहां में कि कभी ना कभी तो इसको वेरा दिखाई देगी। इसने ऑलरेडी वेरा का जो क्या है वो स्केच बना लिया था ताकि वो वेरा का जो शक्ल है वो उसको कभी भूल ना सके। निको अब क्या है धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको ट्रेन में एक दिन वेरा दिखाई देती है और अब वो डेली वेरा के सामने वाली सीट पर बैठता है। अगर आपको फर्स्ट टाइम लाइन का याद हो जिसमें निको की जगह एतर बैठता था, पर अब उसकी जगह निको ने ले ली होती है। एतर वहीं बगल में खड़ा रहता है। अब इसकी बातचीत निको से शुरू हो जाती है और थोड़े दिन बाद ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब इनके कोई बच्चे नहीं होते, इसीलिए वेरा अपने न्यूरोसर्जन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाती है। अब यहाँ पर हमने निको की बात तो कर ली है, तो अब हम आते हैं वेरा पर। अब वेरा को दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल में। वेरा अचानक से उठती है और उठते के साथ ही वो अपनी बेटी यानी कि ग्लोरिया को ढूंढती है। उसके स्कूल जाती है, तब वहाँ पर पता चलता है कि उसकी कोई बेटी वहाँ पर पढ़ती ही नहीं है। अब वेरा इसी हड़बड़ाहट में पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस वाला कोई और नहीं होता बल्कि बड़ा निको होता है। मूवी में हमको इस टाइम तो नहीं बताया गया कि जो ये इंस्पेक्टर है वही निको है, ये मूवी में बाद में रिवील होता है। अब सेकंड टाइमलाइन में क्या था कि जैसा कि हमको पता है कि उसकी निको से शादी होती है, वो न्यूरोसर्जन बन जाती है। इसको फर्स्ट टाइमलाइन के बारे में अभी कुछ याद नहीं होता, जिससे इसकी कोई बेटी भी नहीं हो पाती। अब आपको याद तो होगा कि वो स्ट्रोम आया था। अब वो स्ट्रोम आने की वजह से ही वेरा की जो फर्स्ट टाइम लाइन की जो यादें थी वो वापस आ जाती है और जो सेकंड टाइम लाइन की यादें होती हैं वो भूल जाती हैं। खैर, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अब जैसे फर्स्ट टाइम लाइन थी उसमें क्या था कि वो एतर से मिलती है और एतर के थ्रू ही वेरा की डेविड से शादी होती है और उनकी बेटी ग्लोरिया होती है। लेकिन सेकंड टाइम लाइन में क्या होता है कि बीच में जो निको होता है वो इंटरफेयर कर देता है, जिससे वो एतर से नहीं मिल पाती और ना ही इसकी बेटी ग्लोरिया होती है और बाद में जाके निको और वेरा आपस में शादी कर लेते हैं। अब ऐसे ही ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन स्ट्रॉम आ जाता है जिसकी वजह से वेरा को अपनी फर्स्ट टाइम लाइन की यादें वापस आ जाती है और वो सेकंड टाइम लाइन की जितनी भी यादें थी वो सब भूल जाती है, यानी वो अपने हस्बैंड निको को भी भूल गई थी। जब ये इंस्पेक्टर यानी निको से पुलिस स्टेशन में मिलती है तो निको की ये वाइफ होती है। अब निको इसको इसीलिए कुछ नहीं बताता क्योंकि वह खुद वेरा को समझना चाह रहा था कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। अब सेकंड टाइम लाइन में वेरा को फर्स्ट टाइम लाइन याद आने की वजह से इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इसको कैसे भी करके अपनी बेटी यानी कि ग्लोरिया इसको वापस चाहिए। अब ग्लोरिया को वापस लाने का केवल एक ही तरीका था कि पास्ट के इवेंट को चेंज करना होगा, मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही चलते देना होगा, यानी जिस पॉइंट में निको ने इंटरफेयर किया था उसको वहां से हटना होगा, यानी वो एतर से मिलेगी और एतर के थ्रू ही वेरा और डेविड की शादी होगी और तब इनकी बच्ची ग्लोरिया होगी। यही सीन था जिसकी वजह से ग्लोरिया वापस आ सकती थी। अब निको सेकंड टाइम लाइन में वेरा के साथ रहता तो है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था,
पर वो उसको सच नहीं बताता कि वही निको है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेरा उसको छोड़कर कहीं जाए। अब सेकंड टाइम लाइन में वेरा को एक बात पता चलती है कि जो एंजल है वो अभी भी मरा नहीं है। अब यहाँ पर वेरा को एक बात याद आती है कि अगर एंजल को पकड़ा ना जाता तो वो अपनी वाइफ की लाश के टुकड़े करके उसे अपने बुचर हाउस में दफना देता। सो क्लारा इंस्पेक्टर यानी इन शॉर्ट निको को ये बात बता देती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो एंजल की बुचर हाउस को सर्च करे, और सेम वैसा ही होता है कि उनको मिसेस वीस की दफन की गई लाश जो क्या है मिल जाती है। तो केस रीओपन किया जाता है। रीओपन मतलब वही केस जब छोटे निको ने सबको बताया था कि एंजल ने अपनी वाइफ को मार डाला है। तब छोटे निको की बात पर किसी ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन सेकंड टाइम लाइन में अब प्रूफ के लिए इनके पास बॉडी है। सो एंजल और क्लारा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और यहाँ मूवी में इस टाइम पर जाकर निको की आइडेंटिटी रिवील होती है, और बाद में इन दोनों को मर्डर के केस में जेल में बंद कर दिया जाता है। अब वेरा इंस्पेक्टर यानी निको को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है कि उसको वो कैसे भी करके निको का पता दे, लेकिन निको वेरा को एक होटल का एड्रेस देता है और बोलता है कि यहाँ तुमको निको मिल जाएगा। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वही निको होता है। तो वेरा उस होटल में जाती है, और उस होटल में उसको कोई और नहीं डेविड मिलता है, जो कि एक लेडी के साथ वहाँ पर रंगरलियाँ बना रहा था। यानी सेकेंड टाइम लाइन में डेविड की जो वाइफ होती है उसके साथ वो चीट कर रहा था। और वहीं वेरा को होटल के रूम में वही माचिस का बॉक्स मिलता है जो कि वेरा को फर्स्ट टाइम लाइन में डेविड की पॉकेट से मिला था। यानी फर्स्ट टाइम लाइन में भी डेविड वेरा के साथ चीट कर रहा था। खैर, वेरा तभी डेविड को ब्लैकमेल करने लगती है, क्योंकि वो एक बैंकर होता है तो उसके पास सभी की डिटेल्स थी। तो वो निको के बारे में उसको पता लगाने के लिए कहती है। अब डेविड वेरा को एक एड्रेस देता है जहाँ पर वेरा जाती है, और वहाँ जाके वेरा को सब सच पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर कोई और नहीं निको है। अब वेरा को धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है, स्टॉर्म के बारे में भी। अब जो स्टॉर्म था वो केवल 72 घंटे का था, और स्टॉर्म के ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे अभी बाकी थे। और यहाँ पर ये था कि अगर एक बार स्टॉर्म ख़त्म हो गया तो वेरा की सेकंड टाइमलाइन की जितनी भी यादें थी वो वापस आ जाएगी, और फर्स्ट टाइमलाइन की जितनी भी यादें थी और वो अपनी बेटी को भूल जाएगी। यहाँ पर होता यह है कि वो निको को तो पसंद करती है, क्योंकि उसका खुद का पति तो हरामी निकला, लेकिन अपनी बेटी ग्लोरिया को भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो निको को बोलती है कि वही टीवी और कैमरा ले आओ, स्टॉर्म खत्म होने में अभी कुछ टाइम बाकी है, छोटे निको से बात करके सब कुछ पहले जैसा कर सके। पर निको को कहना था कि वो टीवी और कैमरा तो उसने तोड़ दिया, क्योंकि वो वेरा को नहीं खोना चाहता था। तभी वेरा उसको एक डायलॉग बोलती है कि मैंने तुम्हें बचाया था, अब तुम मुझे बचाओ। और यही डायलॉग बोल के वो नीचे बिल्डिंग से कूद जाती है, और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। बड़ा निको भाग कर टीवी और रिकॉर्डर के पास जाता है। उसने तोड़ा नहीं था, बल्कि उन दोनों चीज़ों को छुपा दिया था। अब 1989 से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टॉर्म अभी बाकी था, तो दोनों लाइन कनेक्ट हो जाती हैं। बड़ा निको छोटे निको को समझाता है कि जो वेरा है उसको ढूंढने का ट्राई बिल्कुल मत करना, जैसा कि उसने स्टेशन के बाहर बैठकर किया था। और रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर हमारे सामने थर्ड टाइमलाइन क्रिएट होती है, जो कि फर्स्ट और सेकंड टाइमलाइन का मिक्सअप होती है। यानी निको मरा नहीं होता है, लेकिन वो वेरा से मिला भी नहीं होता है। इसीलिए वेरा की लाइफ बिल्कुल फर्स्ट टाइमलाइन की तरह ही होती है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जो माचिस की डिब्बी थी वो वही होती है, मतलब इस टाइम लाइन में भी डेविड वेरा पर चीट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ जो चेंजमेंट यह होता है कि एंजल और क्लारा अभी भी आज़ाद घूम रहे होते हैं, मतलब डेड बॉडी को अभी भी बुचर हाउस से नहीं निकाला गया था। वेरा अगेन पुलिस को इन्फॉर्म करती है, डेड बॉडी निकलवाती है, और लास्ट में निको आता है और वो वही इंस्पेक्टर होता है। लेकिन जो चेंजमेंट होता है बस वो यही होता है कि इस थर्ड टाइम लाइन में जो निको होता है वो वेरा का हस्बैंड नहीं होता। अब वेरा उससे मिलती है और बोलती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। निको तभी स्माइल करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निको वेरा को नहीं जानता। बाद में निको को भी याद आ जाता है कि ये तो फ्यूचर वाली दीदी है। खैर, अब वो दीदी नहीं, बाद में ये जो दोनों जाके कपल बन जाएंगे, क्योंकि उसका पति तो हरामी निकला, किसका, वेरा का। तो ऐसे पति से तो अच्छा है ना कि ये प्यार करने वाला इंस्पेक्टर ही बढ़िया। मुझे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मूवी थी। खैर, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा।